Deep ecology has been perhaps the single most influential philosophy of environmental activism worldwide. Organizations like Earth First represent this form of thinking about the environment. Deep ecology's central premise can be described as follows. डीप इकोलॉजी के सेंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें जो प्रोमिनेंट वन है दैट इज अर्थ फर्स्ट। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आवर वर्ल्ड व्यू थिंकिंग रिस्पॉन्सेज एंड एक्शंस आर ह्यूमन सेंट्रिक। हम जो भी काम अपना कर रहे हैं वो सारा ह्यूमन सेंट्रिक कर रहे हैं ना, जिसे हम एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। बट इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सेफर प्लेनेट वी नीड टू बिकम एको और बायोसेंट्रिक। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हमें सेफर प्लेनेट की जरूरत है तो देन वी मस्ट neglect this anthropocentricism and we should focus our attention towards biocentric। ठीक है, जिससे जो हमारा ध्यान हम जो भी चीज सोचे वो इन दिस सिनेरियो हम ये चीज तो सोचते हैं कि by doing this we will get this punishment after death। ठीक है जी, and or by doing these good habits we will get these things। ठीक है, so if we look at the our behavior with the earth, what what type of things we have done so far for the earth। हमने नहीं किया कुछ भी अर्थ के लिए ना। हम जब पानी अगर वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं या पानी चलाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये पानी जो है वो वेस्ट भी हो रहा है। या हम जब दरख्त काटते हैं कि ये जो दरख्त है, ये जो ट्री है, इसको काटना है तो इसको लगाना भी है। हम काटने की तरफ तो ध्यान देते हैं लेकिन लगाने पे नहीं। हम शॉपिंग बैग या प्लास्टिक का यूज करते हैं बट वी नेवर थिंक ऑफ इट कि ये जो प्लास्टिक है इसको डिस्पोज होते हुए कितना अच्छा जो है वो लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें these things are important in deep ecology। ठीक है जी, we should focus our attention from anthropocentrism towards biocentrism। ठीक है, Ernest Nazis formulated the key concerns of this philosophy. His major ideas are as follows. Number one is human life forms are an integral part of the earth। ठीक है जी, जो ह्यूमन लाइफ है इसकी जो फॉर्म्स हैं ये इंटेग्रल पार्ट है, ये अर्थ के साथ इसका बड़ा डीप ताल्लुक है। नंबर सेकंड है ह्यूमन फॉर्म्स मस्ट एक्सपैंड टू इंक्लूड मोर ऑफ द अदर्स। ठीक है, जो ह्यूमन फॉर्म्स हैं ये एक्सपैंड करना चाहिए इन्हें, ताकि जो मोर एंड मोर जो अदर फॉर्म्स हैं वो भी एंटर हो सके। दिस जेस्चर एट अ सर्टेन स्पिरिचुअल टेंडेंसी इन डीप इकोलॉजी। ठीक है, इसको हम कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। There has to be an emotional relation with the response to nature and not merely a rational intellectual one। ठीक है जी, हमारा जो नेचर को लेके जो रिस्पॉन्स होना चाहिए that must be relational rather than rational intellectual। ठीक है, जो रिलेशनल का मतलब होता है कि we must have equal or if not equal then we must have some type of you can say आप कह सकती हैं कि कोई रिलेशनशिप इस तरह का हो कि जो बाई के साथ काम करे। जिस तरह हम बाइलिंगुअल है ना, मतलब उर्दू और पंजाबी या उर्दू और इंग्लिश और हम दोनों को हम साथ साथ रिलेशनली चलाते हैं। इसी तरीके से कोई रिलेशनल इनका जो है वो रवैया होना चाहिए कि आपने अगर आपको सिग्निफायर और वो कॉन्सेप्ट याद है तो उसमें वो जो बात होती है कि सिग्निफिकेशन का प्रोसेस है दैट इज रिलेशन। Both human and non-human life forms have intrinsic value। ठीक है, ये दोनों की ये क्या है, इंट्रिंसिक है। वो कैसे? The value of non-human life is not dependent upon the usefulness of these life forms of humans. While human life can flourish with smaller number of humans, for new non-human forms to flourish, it requires smaller number of humans. That is,
ecosystem in nature can only tolerate a certain level of human activity or interference. The emphasis should be on appreciating the quality of life. ठीक है, so these all things are relevant and relational. So deep ecology believes in the fundamental interconnectedness of all life forms and natural features. ठीक है जी. All life forms का मतलब क्या है? अब इसमें बीस्ट भी होंगे, इसमें जो है वो जिस टाइप की भी क्रिएशन है. अगर आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, ये हमने जब गॉडजिला मूवी देखी थी फोर्ट्रेस में, तो उसमें आपको याद होगा कि वो साइंटिस्ट का क्या स्टैंस था जो उनके खिलाफ नहीं जाना. वो ये कह रहा था कि वी मस्ट को एग्जिस्ट इन ये जो स्पीशीज हैं इनके साथ हमें क्या करना है, वी नीड टू को एग्जिस्ट विद दीज क्रिएचर्स. यही कहता है ना वो उसका यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली. ठीक है. डीप इकोलॉजी बिलीव्स इन द फंडामेंटल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एंड नेचुरल फीचर्स. एक दरख्त भी है ना, तो वो भी लाइफ की एक फॉर्म है. एक छोटा सा पौधा भी है ना, वो भी फॉर्म है. एक छोटी सी आंट कीड़ी भी है ना, तो ये भी उसकी एक फॉर्म है. It believes that anthropocentric thinking has alienated humans from their natural environment and caused them to exploit it. तो ये हमने देखा फिर कि जैसे जैसे चीजें एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म की तरफ जाती रही, एंथ्रोसेंट्रिक होती रही या ह्यूमन सेंट्रिक होती रही, तो इन रिटर्न क्या हुआ, चीजें जो है वो एक्सप्लॉइट करनी शुरू कर दी इंसान ने, क्योंकि वो मोर एंड मोर जो है वो एलिनेट होता रहा. ठीक है, फॉर्म ऑफ लाइफ. ठीक है. ठीक है. So deep ecology proposes a respect not only for all life forms but also towards landscapes such as rivers and mountains. ठीक है. तो ये अब ठीक हो गया. Next one is Marxist environmentalism. मैं इसकी आपको जो डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ. Okay. Another dimension to Marxist environmentalism is their attention to social inequalities and its relation with nature. जब हमने पहले मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था, तो then we had discussed that the relationship of a society and the economic classes, उनका जो उनका हमने डिस्कस किया. बट यहाँ पे हमने नेचर के साथ देख रहे रिलेशन. Eco socialists argue that class inequalities influence the experience of the environment. As an example, we can think of air pollution. The wealthier class escapes air pollution through the extensive use of non-eco-friendly air conditioning. The experience of polluted air is therefore restricted to the less wealthy class who cannot afford. ये rectified होना चाहिए, तो rarefied I think ये भी हो सकता है word. Rarefied environments in their homes, vehicles, or offices. So eco-socialism suggests that the difference in the distribution of wealth is at the base of such an experience of environment. Social exclusion leads to environmental exclusion, where the poorer classes do have the same access to clean air or water. This approach to the environment based on social structure and inequalities is particularly relevant to an understanding of the third world environmentalism. ठीक है जी, अब समझ में आ गई ये चीज. ठीक है. एक बंदा जो है वो सोने की कान से सोना तो निकाल सकता है, बट उसको अलाउ नहीं है कि वो उसे पहन भी सके, हालांकि निकाल तो वही रहा. ठीक है ना. एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर कंपनी में लगा हुआ है, वो एसी की किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वो खुद एसी नहीं लगा सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करता. सोशल डिफरेंसेस आ गया. फिर इसी तरह एक बंदा जो मिनरल वाटर की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उस फैक्ट्री से वो पानी घर नहीं ले जा सकता. तो ये क्या है, इसका एक सोशल क्लास के डिफरेंसेस हैं. तो इस तरीके से ये मार्क्सिज्म के साथ लिंक करती है ये चीज. समझ में आई अब? ठीक है. चलो ठीक है, बहुत है इतना सा पढ़ना. चलो फिर और पढ़ा देना मैंने दूसरी पढ़ना. सर वो दूसरी बुक भी पढ़नी होती है. दूसरी बुक भी पढ़नी है? वो भी पढ़नी होती है. अच्छा चलो फिर वो पढ़ लो, यहाँ तक फिर काफी है. ठीक.
थोड़ा थोड़ा एक दफा आ जाओ ना, रूटीन पे आ जाओ तो फिर नहीं मसला होगा। ठीक। कल पढ़ना है कि मंडे को पढ़ना? अब मंडे को। ठीक। मैं चलो आपकी चोट का पूछ रही थी, ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हाँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।